फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 5, जो कि आपके क्लास नंबर 4 के कंटिन्यूशन में है। ठीक है, और ये आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं ये उन्हीं के प्रिंसिपल्स के आगे जो रेस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स रह गए थे। फर्स्ट 7 प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिए थे। वीडियो नंबर आप क्लास नंबर 4 में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज के प्रिंसिपल्स से, जो आपके 7 प्रिंसिपल्स बाकी के रह गए हैं 14 में से। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी का मीनिंग होता है पावर ऑफ डूइंग असाइन ड्यूटी। जब आप अपने किसी मैनेजर को, या मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, जब वो अपने मैनेजर्स को या मैनेजर्स अपने काम करने वाले, अपने नीचे का अंडर में काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको कोई भी ड्यूटी असाइन करती है। ठीक है, तो आपको उस ड्यूटी से रिलेटेड उनको अथॉरिटी देना भी ज़रूरी होता है, पावर देना भी ज़रूरी होता है। मान लीजिए एक मैनेजमेंट ने, हाई लेवल मैनेजमेंट ने एक परचेज़ डिपार्टमेंट बनाया रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए, और वहाँ पर हायर अथॉरिटी ने उस परचेज़ डिपार्टमेंट में एक परचेज़ मैनेजर को अपॉइंट किया। लेकिन वहाँ पर हायर अथॉरिटी ने उनको ये नहीं बताया उस परचेज़ मैनेजर को कि आपने रॉ मटेरियल कितना ख़रीदना है, कितना नहीं ख़रीदना है, या कितनी लिमिट तक ख़रीदना है। आपने उसको कोई पावर नहीं दी, बस आपने उसको मैनेजर बना दिया। तो वो हर बार जब भी रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है, बार बार हायर अथॉरिटी को फ़ोन करता है कि भाई मैं इतना रॉ मटेरियल ख़रीदूँ, कितना नहीं ख़रीदूँ, कैसे ख़रीदूँ, कहाँ से ख़रीदूँ। इसका मतलब आपने उसको फ्रीडम नहीं दी उस ड्यूटी से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप उस परचेज़ मैनेजर को पावर दे देंगे कि भाई आपने इतनी लिमिट तक रॉ मटेरियल पर डे ख़रीदना है और हम आपको ये पावर दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब वो बार बार आपको फ़ोन करके नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने उसको पावर दे दी। तो इसका मतलब जब हम किसी को ड्यूटी असाइन करते हैं तो उस ड्यूटी से रिलेटेड जो पावर होती है वो हमें देनी होती है एम्प्लॉय को, तो वो अथॉरिटी कहलाता है। और जब जिस एम्प्लॉय को जब वो पावर मिल जाती है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस काम को प्रॉपरली परफॉर्म करे। ठीक है, क्योंकि जब उस काम को प्रॉपरली परफॉर्म करेगा तभी तो उसका रिज़ल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एक इमेज से देख लेते हैं। लेकिन साथ के साथ ब्रैकेट में मैंने एक चीज़ मेंशन की है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपने क्या करना है कि एक एम्प्लॉय जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक परचेज़ मैनेजर है, वो पूरे दिन में मान लीजिए एक लिमिट तक ही माल ख़रीद सकता है सप्लायर से। मान लीजिए 10 सप्लायर हैं एक कंपनी के, 10 अलग अलग, एक कंपनी 10 अलग अलग कंपनियों से रॉ मटेरियल ख़रीदती है। तो एक मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मान लीजिए 10 सप्लायर तक है कि वो 10 सप्लायर से ही रॉ मटेरियल खरीद सकता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा सकता। तो आप उसे उतनी पावर दीजिए जितनी उसकी ड्यूटी है। ये नहीं कि अगर आप उसकी ड्यूटी है एक लिमिट तक और आप उसे पावर दे रहे हैं ज़्यादा। तो पावर और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो बैलेंस होना चाहिए, जो एक ग्राफ होना चाहिए, वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी किसी को अनलिमिटेड ना दें, लिमिटेड अथॉरिटी दें, जितनी ज़रूरत है उतनी अथॉरिटी दें। अगर किसी को आपने अनलिमिटेड अथॉरिटी दे दी तो हो सकता है कि वो मैनेजर या वो एम्प्लॉय आपके अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है। चलिए हम इसको एक इमेज के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर ये मैनेजमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये एम्प्लॉय है। सबसे पहले हम एम्प्लॉय, एक मैनेजमेंट जो होती है वो एम्प्लॉय को मतलब यहाँ पर हम मैनेजर से समझ सकते हैं। जब कोई भी मैनेजमेंट अपने मैनेजर्स को, एम्प्लॉय को अथॉरिटी देती है तो साथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाती है कि आपने इस ड्यूटी के रिगार्डिंग हमने आपको पावर दे दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस काम को करना। अगर आप उस काम को नहीं करेंगे तो रिवर्स में आप देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर ये मैनेजर काम नहीं करता है, जो राइट हैंड साइड में एम्प्लॉय, तो उसके बदले में एम्प्लॉय को काम ना करने के बदले में मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी होगी कि वो काम क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी आपको अथॉरिटी दे दी थी, काम करने की पावर दे दी थी, लेकिन आपने उस पावर को लेने के बाद भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बाद भी आपने काम नहीं किया, तो जो भी मैनेजमेंट आपके लिए एक्शन लेगी वो एक्शन आपको बियर करना पड़ेगा। अगला प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों की जो अपनी अपनी सोच होती है वो अलग अलग होती है। परचेज़ डिपार्टमेंट हो या सेल्स डिपार्टमेंट हो, सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं। परचेज़ डिपार्टमेंट इसलिए काम करता है कि उसे सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदना है, सेल्स डिपार्टमेंट इसलिए काम करता है कि उसे माल बेचना है। तो हर डिपार्टमेंट को बेसिकली जनरली क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट को अपने आप से ही मतलब होता है, दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये प्रिंसिपल ये बताता
है कि सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए अचीव करने के लिए काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना चाहिए। मतलब हर डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और परचेज डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। और अगर सेल्स डिपार्टमेंट को माल बेचना है तो सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से माल सप्लाई होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब सारे डिपार्टमेंट जब आपस में कोऑर्डिनेटेड होंगे, एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो ही ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट निकल पाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन दो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट में डील करती है, एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल बनाती है, एक कंपनी है जो स्कूटर बनाती है। अगर मान लीजिए दोनों कंपनी जो कंपनी के दोनों प्रोडक्ट हैं, अगर वो दोनों कंपनी के प्रोडक्ट के लिए मान लीजिए जो मैनेजर्स हैं, जो ऊपर एक हेड है जो दोनों डिवीज़न को देख रहा है, अगर मान लीजिए वो एक डिवीज़न पे वर्क कर रहा है और दूसरे डिवीज़न पे वर्क नहीं कर रहा है, एक डिवीज़न का रॉ मटेरियल आ रहा है, दूसरे डिवीज़न का रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि इससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लीजिए कि परचेज डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई है, मैनेजर है, वो कार के लिए तो रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है लेकिन स्कूटी के लिए नहीं ख़रीद रहा। ठीक है, वो कार का प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन स्कूटी का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट तब होगा जब दोनों डिवीज़न का काम अच्छे से होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिवीज़न होते हैं उन सारे के सारे डिवीज़न का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए कि हमें दोनों डिवीज़न पे वर्क करना है, दोनों डिवीज़न से रिज़ल्ट निकालना है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में डालना है। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के डिवीज़न अलग अलग हों या ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों, सबकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। इसे हम इमेज के ज़रिए देखते हैं। देखिए इस इमेज को देखिए, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, एरो के इस तरफ कुछ एम्प्लॉय खड़े हुए हैं और उस तरफ भी कोई एम्प्लॉय है। मान लीजिए इस तरफ एक एरो के ऊपर जो है वो है ऑनर, और एरो के जिन्होंने एरो को उठा रखा है लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं और दूसरी साइड में दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं। लेकिन ऑनर ये बता रहा है कि चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड पे हैं चाहे राइट हैंड साइड पे हैं, आपने सिर्फ एक ही दिशा में काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगला प्रिंसिपल है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक मैनेजमेंट को लगता है ऐसा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर फ्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत कम है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, तो उस केस में एक मैनेजमेंट को, ऑनर को हमेशा पावर अपने हाथों में रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नहीं है, डिसीजन मैनेजमेंट को खुद ही लेने पड़ेंगे, वो अपने एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड नहीं रह सकती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल है, अलग अलग फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, तो आपको अपनी पावर को नीचे के डिपार्टमेंट्स में डिस्पर्सल कर देना चाहिए। इसका मतलब जब हम पावर को अपने हाथों में रखते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं, तो उसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। और अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आप नीचे की तरफ अपने मैनेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, एक साथ अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ मिडिल लेवल डिपार्टमेंट पे कर देते हो, तो वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि मोर देन वन पर्सन जब आप अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ऑनर ने अपनी पावर परचेज डिपार्टमेंट को दे दी, सेल्स डिपार्टमेंट को दे दी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अगर मान लीजिए कंपनी के सारे फंक्शंस का जो डिसीजन है, चाहे वो परचेज, सेल या प्रोडक्शन, वो सारी जो पावर है वो ऑनर के हाथों में, वही डिसीजन लेता है, वही इंप्लीमेंट करता है, तो वो सेंट्रलाइजेशन पावर कहलाएगा। हम इसको एक इमेज के ज़रिए देख लेते हैं। आप इस इमेज को देखिए, ऊपर वाली इमेज में देखिए देयर आर द फ्यू एम्प्लॉयज़, मेरे सब 7 या 8 एम्प्लॉय हैं, और ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ऑनर है उसने क्या कर रखा है, सबसे ऊपर ऑनर है, उसने सारी पावर अपने हाथों में ले रखी है और एम्प्लॉयज़ उसी के डिसीजन के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर क्या है कि ऑनर ने नीचे अलग अलग मैनेजर सेट कर दिए हैं, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सभी लोगों के पास क्या आ गई है, पावर आ गई है, यही सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेते हैं। ऊपर से पॉलिसीज़ बनती हैं, बाकी डिसीजन यही लेते हैं। अगला प्रिंसिपल है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ को देखते हुए अलग अलग लेवल बना रखे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और हर लेवल पर आपने मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स को लगाया हुआ है। ठीक है, अलग अलग लेवल है।
तो उस केस में क्या होगा कि आपको उस केस में जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब मान लीजिए अगर एक लोअर लेवल के किसी एम्प्लॉय को बात करनी है ऑनर से, तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, ठीक है। लोअर लेवल के एम्प्लॉय को अपनी बात कहने के लिए मिडिल लेवल पर जाना पड़ेगा, मिडिल लेवल फिर आपकी बात टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। इसको कहते हैं फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, और ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अब सपोज़ करिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप, मिडिल और लोअर लेवल बनाए गए हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। अब नीचे के लेवल पे मान लीजिए कुछ वर्कर्स हैं, 15-20 वर्कर हैं, वो सीधा अगर मान लीजिए टॉप लेवल पर जाते हैं बात करने के लिए, तो टॉप लेवल के तो मैनेजमेंट यही बोलेगी कि भाई हमने तो नीचे जो लोअर लेवल है उस पर आपके लिए मैनेजर रखे हुए हैं, आप उनसे जाके बात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि ऑलरेडी मैनेजर हैं लोअर लेवल पर और वर्कर हमसे बात करने आ रहे हैं। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि एक प्रॉपर चैनल नहीं बन पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी। क्योंकि अगर टॉप लेवल ही वर्कर्स की बातों को सुनने में लग गए तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होगा। तो इसलिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स होते हैं, तो उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट करना ज़रूरी होता है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए वो आपका हाईएस्ट टू लोवेस्ट होना चाहिए। मतलब ऊपर से कम्युनिकेशन नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे के लोगों को अगर कोई बात करनी है तो वो अपना स्टेप बाय स्टेप लोअर मिडिल लेवल का यूज़ करते हुए अपनी बात को टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। इस इमेज को देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर टॉप लेवल है, फिर मिडिल, फिर लोअर लेवल, और उसके नीचे वर्कर है। सबसे ऊपर टॉप लेवल पे सिंगल पर्सन है, टॉप लेवल, फिर आपके मैनेजर तीन पर्सन दिए हुए पिक्चर में, वो मैनेजर हो गए, उनके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट हो गए, फिर वर्कर हो गए। तो इस तरीके से अगर वर्कर को अपनी बात कहनी है तो वो क्या करेंगे, अपना लोअर लेवल का सहारा लेंगे, और फिर मिडिल लेवल का, फिर मिडिल लेवल तक बात पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँचेगी, टॉप लेवल तक। इसमें ना गैंग प्लैंक का ऑप्शन आता है। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि एक ही लेवल पर काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, जो एक ही लेवल पर है, जैसे लोअर लेवल पर सारे के सारे मैनेजर हो गए, वो सारे के सारे मैनेजर आपस में एक दूसरे से किसी भी काम को रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं। मिडिल लेवल पर जितने डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, अगर वो आपस में बातचीत करना चाहें तो वो भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन एक वर्कर को अगर अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है तो उनकी बात लोअर लेवल से मिडिल लेवल फिर टॉप लेवल तक जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। अगला प्रिंसिपल है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को का जॉब से बार बार निकलना, या जो टर्नओवर है कि एम्प्लॉय का बार बार नौकरी छोड़कर जाना, और उनकी स्पीड का तेज़ होना। मतलब हर बार हर बार ऑर्गेनाइजेशन से जो एम्प्लॉय हैं वो जॉब छोड़कर जा रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग ऑपरेशन होता है वो रुक जाता है, वो अटक जाता है, या वो आगे बढ़ नहीं पाता। एफिशिएंसी जो हम चाहते हैं उतनी निकल नहीं पाती। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय 1 साल या 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा समय रुके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग ऑपरेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को हमें कोशिश करनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी जॉब छोड़कर ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रुक के काम करे। आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में देखिए एक मैनेजर से सभी एम्प्लॉय कह रहे हैं मैं छोड़ के जा रहा हूँ जॉब, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आई क्विट। अगर इस तरीके से एम्प्लॉय जॉब छोड़कर चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगा कौन? क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ का आना, रिक्रूट होना, फिर उन्हें काम का समझाना, इट्स टेक अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को स्टेबल रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। अगला प्रिंसिपल है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि एक वर्कर को हमेशा हमें इनकरेज करते रहना चाहिए कि वो अगर अपने आप से कोई प्लान बनाना चाहता है, अपने आप से अपने काम को करने का कोई नया तरीका ढूंढना चाहता है, या कोई आगे बढ़ के कोई डिसीजन लेना चाहता है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। और इस तरह से इनकरेज करने से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई कोई नए सुझाव लेकर आता है, नए आइडियाज़ देता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को, उसकी थिंकिंग को अगर हम डेवलप नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कोई एम्प्लॉय कुछ करना चाह रहा हो और हमने उसे रोक दिया हो, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को होने वाले प्रॉफिट से ऑर्गेनाइजेशन रह जाए। तो इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अगर थोड़ी बहुत अथॉरिटी देकर उसके आइडियाज़ को डेवलप करने का मौका मिले तो उसे मौका देना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक एम्प्लॉय के को इनिशिएटिव देते समय या आगे बढ़ने का मौका देते समय हमें उसको उतनी अथॉरिटी देनी चाहिए जितनी लिमिटेड हो। ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो शायद उसका वो मिसयूज़ ना कर ले। इस इमेज में देखिए एक एम्प्लॉय आगे बढ़ के कह रहा है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, मुझे मौका दिया जाए, मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप उसे अथॉरिटी देके, उसे इनक्रेज करके, उसको
आगे उसकी इमेजिनेशन को, उसकी आइडियाज़ को डेवलप करके उसे मौका दे सकते हैं। और हो सकता है कि वो आपके इनिशिएटिव देने से या आपके आपकी अपॉर्चुनिटी देने से वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई बेनिफिट कर दे। अगला प्रिंसिपल है आपका एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है एक मैनेजमेंट या एक मैनेजर जब किसी डिपार्टमेंट में होते हैं तो उस डिपार्टमेंट में जो उसके अंडर में काम करने वाले जो एम्प्लॉई होते हैं, डिपार्टमेंट के अंडर में, मैनेजर के अंडर में काम करने वाले जो एम्प्लॉई होते हैं, तो एक मैनेजर को हमेशा ये कहना चाहिए कि भाई जो मैं कहूँगा वही होगा, जो मैं कहूँगा वही आपने करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉई के साथ एक मैनेजर को मिलकर ये कहना चाहिए कि हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। मतलब मैनेजर को ये नहीं कहना चाहिए कि जो मैंने कहा वही सही है, जो मैं कहूँगा वही होगा, ऐसा नहीं। जो एम्प्लॉई अगर अपनी बात कुछ कह रहे हैं और मैनेजर अपनी बात कुछ कह रहा है तो सबको मिलकर एक दूसरे को बात कहनी चाहिए, समझाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कभी भी अपनी बातों को अपने हिसाब से सही नहीं बताना चाहिए कि भाई मैंने जो कहा वही सही है, जब मैं कहूँगा वही होगा, ऐसा नहीं। सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। और देखिए मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है रिप्लेस आई विद वी, मतलब कि ये कोई ये ना कहे कि मैं ही इस काम को करूँगा या मैंने ही जो कहा है वो सही है। सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए। आप इस इमेज को देखिए, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इसका मतलब अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। अब इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर देखिए सभी लोग मिलकर आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं काम करने का। तो दैट इज़ कॉल्ड टीम स्पिरिट। इसे आप कहेंगे टीम स्पिरिट। अगर किसी ने भी एक ने भी हाथ छोड़ दिया तो इनका जो भी ऑब्जेक्टिव है या गोल है, ठीक है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। एक जो इन्होंने एफर्ट लगाया है, जो इन्होंने थिंकिंग रखी हुई है, जिस हिसाब से इन्होंने अपना एक टीम बनाई हुई है, तो एक बहुत अच्छा एफर्ट लग रहा है इन सब लोगों का मिलके और कुछ ना कुछ इन्होंने अचीव किया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में ये प्रिंसिपल सारे पूरे होते हैं हमारे। तो यहाँ पर जाकर आपके इस क्लास में हेनरी फ्योल के मैंने सारे प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट 7 प्रिंसिपल आपके क्लास नंबर 4 में है और रेस्ट ऑफ द 7 प्रिंसिपल आई हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास नंबर 5। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.